जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, सामान्य अध्ययन की जो श्रृंखला हमने अपने चैनल पर प्रारंभ की है, उस सामान्य अध्ययन की श्रृंखला का जो पहला विषय हमने चयनित किया है वो है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। जी हाँ, और इस मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में इसकी विषय वस्तु क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है, ये पूर्व के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। इसलिए यहाँ पर बिना समय गंवाए हुए चलिए चलते हैं हमारी इस श्रृंखला का पहला कंटेंट आधारित जो वीडियो है उस पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, जो हमारा पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, और इस मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय है, ये अपने आप में संपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक निचोड़ और सार है। इससे अब तक मध्य प्रदेश में 100 से अधिक प्रश्न बनाए जा चुके हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पुनरावृत्ति के साथ पूछे जाते रहे हैं। अब चूंकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इस संपूर्ण टॉपिक का एक विषय वस्तु प्रारूप या संक्षिप्त स्वरूप बना लेते हैं। चूंकि अगर हम किसी भी टॉपिक का प्रारूप तैयार कर लेते हैं तो प्रारूप तैयार करने के बाद वो टॉपिक हमारे लिए क्लिष्ट और जटिल की बजाय अत्यंत सरल और आसान हो जाता है। तो यही देखते हुए हमने इसका जो प्रारूप तैयार किया है, किन किन प्रारूपों में हम पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का उपनाम देखेंगे, मध्य प्रदेश की राजधानियां देखेंगे, मध्य प्रदेश का प्रतीक चिन्ह देखेंगे, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति देखेंगे, मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति देखेंगे, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिचय भी हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिचय भी देखने का हम प्रयास करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रारूप का जो पहला हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश के उपनाम। क्या है? मध्य प्रदेश के उपनाम। तो मध्य प्रदेश को कई उपनामों से संबोधित किया जाता है। जैसे पहला जो उपनाम है मध्य प्रदेश का हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार से मानव शरीर में विभिन्न अंगों में हृदय की स्थिति शरीर के बीचों बीच होती है, उसी प्रकार से भारतीय मानचित्र की तुलना मानव शरीर से करते हुए मध्य प्रदेश को बीचों बीच मानते हुए इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। और ये नाम किसने दिया था? तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका नाम हृदय प्रदेश दिया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट। क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश को? प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट। अगर हम इसको प्रायद्वीपीय भारत मान ले, इस प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी सिरा मान ले, तो ये जो स्थिति है ये मध्य प्रदेश की है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश को प्रायद्वीपीय भारत का क्या कहा जाता है? मुकुट कहा जाता है। क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश को उत्तर व दक्षिण भारत की संस्कृति का सेतु कहा जाता है। सेतु का मतलब यह है कि मिलन बिंदु हो। क्या हो? मिलन बिंदु हो। तो उत्तर भारत जो है और दक्षिण भारत है, उन दोनों की अपनी एक रोचक मनोहर संस्कृति है, और दोनों के संक्षिप्त जो लक्षण हैं वो मिश्रित रूप में कहाँ दृष्टिगत होते हैं? अपने मध्य प्रदेश में। यानी कि दोनों संस्कृतियों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? अपना मध्य प्रदेश कर रहा है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश का अगला नाम क्या है? सोया प्रदेश। चूंकि मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक इसका उत्पादन उज्जैन में होता है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये दोनों इकाइयां मध्य प्रदेश में स्थापित हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। क्लियर? फिर नदियों का मायका। क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश को? नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश को नदियों का मायका? तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहे जाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि मध्य प्रदेश में 200 से अधिक नदियों का उद्गम होता है। नर्मदा, माही और ताप्ती को छोड़ दिया जाए तो तमाम नदियां मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर किसी दूसरे राज्य में जाकर किसी दूसरी नदी में एक सहायक नदी के रूप में मिल जाती हैं। तो यानी कि इनका उद्गम जन्म तो हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो जन्म मध्य प्रदेश में हो रहा है तो वो मायका हो गया, और मिलन जाके किसी अन्य नदी में राज्य में हो रहा है। तो यही कारण है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्लियर? चलिए अब अगला देखते हैं टाइगर प्रदेश। क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश को?
टाइगर प्रदेश कहा जाता है। जनरली लोगों की अवधारणा है कि अभी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, 526 बाघ पाए गए हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश कहा जाता है। तो ये एक तर्क पर्याप्त है, लेकिन इसके पीछे का एक तर्क और है कि टोटल 7 टाइगर प्रोजेक्ट, कितने टाइगर प्रोजेक्ट, टोटल 7 टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ संचालित हैं, आपके मध्य प्रदेश में संचालित हैं, जो कि किसी भी राज्य में सर्वाधिक टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश कहा जाता है। फिर अगला जो नाम निकल के आता है हीरा प्रदेश। भारत में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ, पन्ना, सतना और छतरपुर में। सबसे बड़ा भी भंडार बक्सवाहा क्षेत्र निकला है छतरपुर में, क्योंकि यहाँ पे बिजावर श्रेणी पाई जाती है और बिजावर श्रेणी भंडार होता है किसका, हीरो का, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, हीरा स्टेट कहा जाता है, डायमंड स्टेट या हीरा प्रदेश। अगला जो नाम निकल के आता है तेंदुपत्ता राज। तेंदुपत्ता जो है एक प्रकार की जंगली वनस्पति है और इसके पत्ते का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। तो वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग होते हैं उनके लघु कुटीर उद्योग और आजीविका के लिए ये बेहद उपयोगी है। और पूरे भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ता कहाँ तोड़े जाते हैं, इनका उत्पादन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, तेंदुपत्ता राज्य कहा जाता है। फिर अगला नाम है वनों का राज्य। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, शब्द पकड़ना, क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूँ, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करूं तो प्रतिशत जो शब्द है ये आंकड़ा लेकर कहां शिफ्ट हो जाता है, आपके पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में। तो सर्वाधिक वनों का प्रतिशत मिजोरम में है, लेकिन सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। एक तो मध्य प्रदेश भारत का दूसरा क्षेत्रफल आधारित बड़ा राज्य है और उसके बावजूद यहाँ पर सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल, यह इस बात को पुष्टि करता है कि मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा वनस्पति से या वन क्षेत्र से क्या है, आच्छादित है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश को वनों का राज्य कहा जाता है। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है, देखिए ये मैं सीधे नाम आपको नहीं बता रहा हूं, इन नाम को आपको रटना न पड़े, इसके पीछे के जो तर्क है, जो कारण है, जो लॉजिक है, जो पृष्ठभूमि है, वो मैं आप तक डिलीवर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि इसको बनाए रखना आपके लिए आसान हो और जैसे इससे संबंधित प्रश्न आपके सामने पूछा जाएगा आपको आसानी होगी उसे हल करने में। चलिए अगला क्या कहा जाता है, घड़ियाल राज्य। चूंकि मध्य प्रदेश में 3 घड़ियाल केंद्र हैं, कितने तक घड़ियाल केंद्र हैं, 3। एक तो चंबल है जो कि भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण केंद्र है, दूसरा केन है, तीसरा कौन सा है, सोन है। तो चंबल, केन और सोन 3 घड़ियाल केंद्र मध्य प्रदेश में हैं और इन्हीं घड़ियाल संरक्षण केंद्रों के कारण मध्य प्रदेश में घड़ियालों की जो संख्या है वो बढ़ गई है और मध्य प्रदेश को एक नया नाम दे दिया गया है, घड़ियाल राज्य। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं तेंदुआ स्टेट यानी कि लेपर्ड स्टेट। तेंदुआ राज्य क्यों कहा जाता है कि बाघ गणना की तरह तेंदुआ की भी गणना की गई और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुआ की संख्या पाई गई और मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में इनकी संख्या पाई जाती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, तेंदुआ राज्य कहा जाता है। फिर वल्चर स्टेट या गिद्ध राज्य, ये तमगा भी मध्य प्रदेश को मिल गया है, क्योंकि एक ऐसी प्रजाति जो बहुत ही सूक्ष्म समय में अपने संकट के चरम सीमा तक पहुंच गई थी, यूं मानो कि विलुप्त के कगार पर थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रयासों के परिणाम स्वरूप इनकी संख्या अब क्या हो रही है, स्थिर हो रही है। स्थिर होने के बाद धीरे धीरे इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है और इस इजाफे के क्रम में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश को वल्चर स्टेट या गिद्ध राज्य का भी दर्जा दे दिया गया है। जनजातीय प्रदेश, जनजातीय प्रदेश कहा जाता है क्योंकि 40 से अधिक प्रकार की जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और इन 40 से अधिक जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या की अगर बात करें, जनजातियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य में है। और यही अगर जनसंख्या की जगह प्रतिशत की बात करें तो पुनः ये आंकड़ा मध्य प्रदेश से कहाँ शिफ्ट हो जाता है, मिजोरम में। तो जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक मिजोरम में, लेकिन जनसंख्या सर्वाधिक जनजातियों की कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इसलिए मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर। चलिए वुल्फ स्टेट या भेड़िया राज्य, नया तमगा क्या मिल गया है, वुल्फ स्टेट या भेड़िया राज्य। ये किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा भेड़िया पाए जाते हैं। फिर अगला क्या है, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य। क्या, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य। पूरे भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कितने हैं, 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की अवस्थिति के कारण मध्य प्रदेश को एक नया तमगा मिल गया है, जिसे क्या नाम दिया गया है,
राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो जो हमारा पहला टॉपिक था कौन सा, मध्य प्रदेश के उपनाम, उपनाम हमारे क्लियर हो गए। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश की राजधानियाँ। क्या देखनी है, मध्य प्रदेश की राजधानियाँ। तो मध्य प्रदेश की राजधानियों में जो पहली राजधानी निकल के आती है, चूंकि अभी तक हमको यही पता था कि सिर्फ भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी, ऐसा नहीं है। जो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है वो किसे कहा जाता है, भोपाल को। मध्य प्रदेश की जो संस्कार राजधानी है वो किसे कहा जाता है, जबलपुर को। किसने नाम दिया था, विनोबा भावे ने। किसने नाम दिया था, विनोबा भावे ने नाम दिया था। क्लियर, यहाँ तक की बात स्पष्ट। फिर है आर्थिक व खेल राजधानी, किसे कहा जाता है, इंदौर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आर्थिक व खेल राजधानी, इंदौर को कहा जाता है। अगला नाम क्या है, संगीत राजधानी, किसे कहा जाता है, सतना में स्थित मैहर को। चूंकि उस्ताद अलाउद्दीन खां की साधना स्थली और कार्यस्थली रहा है, इसलिए संगीत राजधानी की उपाधि किसे दी गई है, मैहर को दी गई। यहाँ तक की बात क्लियर। चलिए अगला ऊर्जा राजधानी। ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, सिंगरौली बैढन को कहा जाता है। क्योंकि पूरे भारत की सबसे मोटी कोयले की परत कहाँ पाई जाती है, सिंगरौली में, और उसी का प्रयोग करके एनटीपीसी द्वारा यानी कि नेशनल थर्मल पावर प्लांट के द्वारा 3 इकाइयां स्थापित की गई हैं सिंगरौली में, और उन्हीं इकाइयों के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक ताप विद्युत का उत्पादन कहाँ पर हो रहा है, सिंगरौली में हो रहा है। इसलिए सिंगरौली को क्या नाम दिया गया है, ऊर्जा राजधानी। इसे मध्य प्रदेश के सिंगापुर के रूप में भी डेवलप करने की बात चल रही है। क्लियर, यहाँ तक की बात स्पष्ट है। और आखिरी राजधानी के रूप में क्या, ग्रीष्मकालीन राजधानी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी का किसे कहा जाता है, तो पचमढ़ी, जो कि होशंगाबाद में प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन है। ये प्रतीक मात्र में है, ना तो यहाँ पे विधानसभा स्थायी तौर पर जाती है, ना कैबिनेट जाता है, ना मुख्यमंत्री निवास करते हैं। अल्पकाल के लिए प्रतीक मात्र में जो राज्यपाल हैं, गर्मियों के दिनों में वहाँ पे राज्यपाल का निवास बना दिया गया है, तो अस्थायी तौर पर वो वहाँ पर आते जाते रहते हैं। यही कारण है कि उसको मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताइए, यहाँ तक की बात स्पष्ट हुई कि नहीं। मध्य प्रदेश के जो उपनाम है और मध्य प्रदेश की राजधानियाँ, यहाँ से अगर कोई संबंधित प्रश्न आपसे बनता है तो उम्मीद है कि आप इसको गलत करके नहीं आएंगे। और हम आपको बता दें कि जितने टॉपिक बताए हैं, हर एक टॉपिक से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसकी उपयोगिता आप यहीं से उपयोगिता का अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर, चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। तो अगला सामान्य परिचय का टॉपिक क्या है, मध्य प्रदेश का प्रतीक चिन्ह। और मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में पहला हम किसको देखेंगे, राजकीय चिन्ह को। किसको देखेंगे, राजकीय चिन्ह को। तो एक बार आप जल्दी से नेट पर सर्च करके मध्य प्रदेश का लोगो, नहीं तो चलिए साइड में, अब आप स्क्रीन में देखेंगे तो साइड में मध्य प्रदेश का लोगो दिख रहा होगा, राजकीय चिन्ह दिख रहा होगा। अब इस राजकीय चिन्ह से आप इसको कंपेयर करिए। बाहर की ओर आपको 24 स्तूप दिखेंगे, 24 तीलियां नहीं, क्या दिखेंगे, 24 स्तूप दिखेंगे। और ये 24 स्तूप किस पर स्थित हैं, एक वृत्त पर। और ये वृत्त किसका प्रतीक है, तरक्की और विकास का। किसका प्रतीक माना जाता है, तरक्की और विकास का। ये चीजें आपने देख लिया आपने। चलिए अब वृत्त के अंदर देखोगे आप तो 2 चीजें आपको लिखी हुई दिखेंगी, एक तो मध्य प्रदेश शासन लिखा होगा, दूसरा सत्यमेव जयते लिखा होगा। और 2 प्रकार की फसलों की बालियां हैं, गेहूं व धान की। याद रखना कौन सी फसलें, दोनों प्रमुख रबी और खरीफ की फसलें गेहूं व धान की बालियां हैं। बहुत सारे मेरे प्यारे विद्यार्थी वहां पे सोयाबीन ऑप्शन रहता है, सोयाबीन लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सोया स्टेट है तो सोयाबीन जरूर होगा, गेहूं धान गौड़ होंगे। लेकिन कौन सी है, आपको ये गलती नहीं करनी है, गेहूं व धान की बालियां हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम देखेंगे एक केंद्रीय वृत्त बना है, केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ है और अशोक स्तंभ के साथ एक वृक्ष है, और वो वृक्ष कौन सा है, बरगद का। क्लियर हो गया। तो राजकीय चिन्ह आपसे स्पष्ट हो गया कि नहीं, 24 स्तूप हैं, वृत्त है, वृत्त तरक्की और विकास का प्रतीक है। वृत्त के अंदर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। फसलें 2 कौन सी हैं, गेहूं व धान की बालियां। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ और बरगद का वृक्ष है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला इसी प्रतीक चिन्ह में जो अपना अगला चिन्ह आता है, राजकीय गान का। किसका आता है, राजकीय गान। तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है, सुख का दाता सबका साथी, अपना ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, अपना मध्य प्रदेश। तो ऐसे कुछ है।
है ना, एग्जैक्ट मुझे वो याद नहीं हो रहा है, तो यही है। और इस गीत के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार कौन है आपके, महेश श्रीवास्तव हैं। इसको लिखा किसने है, महेश श्रीवास्तव ने, लेकिन इसको संगीतबद्ध किसने किया है, आदेश श्रीवास्तव ने। और इसके गीतकार कौन है, शांतनु मुखर्जी, जिन्हें हम प्यार से शान कहते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। तो ये मध्य प्रदेश के राजकीय गान से संबंधित आंकड़े थे। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष किसे कहा जाता है भैया, बरगद को। और बरगद का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है, फाइकस वेनगेलेंसिस। क्या है, फाइकस वेनगेलेंसिस। इसको 2-3 बार जुबान पे बोलोगे तब याद होगा, पढ़ने से चीज़ें याद नहीं होगी, क्योंकि ये एक तरह से उटपटांग सा शब्द है, फैमिलियर नहीं है। तो इसको आप जब 2-4 बार अपनी जुबान पे नाम लोगे तो ये इस शब्द से आप फैमिलियर हो जाओगे, और जैसे ही ऑप्शन में आएगा तो आप सीधे वहाँ पर पहुँच जाओगे। क्लियर। फिर राजकीय पशु किसे माना जाता है मध्य प्रदेश का, बारहसिंगा को माना जाता है। और कैसा बारहसिंगा, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, है ना, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है सर्वाधिक। राजकीय पक्षी किसे कहा जाता है, तो राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, जिसे दूधराज भी कहा जाता है, और इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें देख ली, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु और राजकीय पक्षी। और इन तीनों को कब घोषित किया गया था, तो मध्य प्रदेश के 25वीं वर्षगांठ पर 1981 में। कब घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ 1981 में इसको क्या किया गया था, घोषित किया गया। यहाँ तक की चीज़ें स्पष्ट। चलिए, राजकीय पुष्प किसे कहा जाता है, सफ़ेद लिली को। किसे कहा जाता है, सफ़ेद लिली को। राजकीय आम क्या है, सॉरी राजकीय फल क्या है, आम है। और आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। तो ये जो राजकीय चीज़ें हैं ना, इनके वानस्पतिक और वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछता है, तो इसलिए इनको क्या करेंगे आप, याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे के प्रतीक चिन्ह हम देख लेते हैं। तो जो अगला प्रतीक चिन्ह निकल के आता है, राजकीय नृत्य और नाट्य। राजकीय नृत्य किसे कहा जाता है, राई को कहा जाता है। और राई कहाँ का नृत्य है, मुख्यतः बुंदेलखंड का। और नाट्य किसे कहा जाता है, माच को। तो राजकीय माच नाट्य क्या है, माच है जो मालवा में होता है, और नृत्य क्या है, राई जो कि बुंदेलखंड में होती है। हमें बड़ी समस्या हो जाती है भैया इनको याद करके। अभी तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब प्रश्न आएगा तो आपको कन्फ्यूजन भी होगा कि नाट्य माच था कि राई था, नृत्य माच था कि राई था। तो आपको एक हास्याप्रद, है ना, ट्रिक बता देते हैं कि जब आप राई के दानों को फर्श पे छोड़ोगे तो वो कूदने लगती हैं, नाचने लगती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो राजकीय नृत्य है वो क्या है, राई है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं राजकीय फसल को लेकर। तो राजकीय फसल किसे कहा जाता है, सोयाबीन को। किसे कहा जाता है, सोयाबीन को। सर्वाधिक फसल तो गेहूं की होती है, खाद्यान्न फसल, लेकिन राजकीय फसल किसे घोषित किया गया है, सोयाबीन को। सोया स्टेट है भी हम। क्लियर है, यहाँ तक की बात स्पष्ट। चलिए अब राजकीय मछली किसे कहा जाता है, तो महासीर या टोर को 2011 में इसको घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, 2011 में। किसको, महासीर या टोर को नर्मदा नदी पर इसका संरक्षण केंद्र महेश्वर के आसपास बनाया गया है। क्लियर है। चलिए अब अगला देखते हैं राजकीय खेल। क्या देखते हैं, राजकीय खेल। और राजकीय खेल किसको बनाया गया है, मलखंभ को। कब बनाया गया, 2013 में। और इसी मलखंभ को लेकर जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रभास जोशी पुरस्कार। और मलखंभ को राष्ट्रीय युवा खेल में, जो राष्ट्रीय युवा खेल होता है उसमें शामिल किया गया है गतका, कलारी पट्टू और थांगटा के साथ। गतका, कलारी पट्टू और थांगटा के साथ। और ये जो खेल है वो पुरुष प्रधान है, महिलाओं के लिए ये खेल क्या है, वर्जित है। तो यहाँ तक की चीज़ें स्पष्ट हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगली क्लास में चलते हैं हम। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति। क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश की प्रशासन। चलिए अब हम क्या देखते हैं, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति। प्रशासनिक स्थिति में हम सबसे पहले देखेंगे संभाग। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं भैया, 10 हैं। कितने संभाग हैं मध्य प्रदेश में, 10 हैं। इनकी संख्या मध्य प्रदेश में 10 है। ये कौन कौन से संभाग हैं, इन संभागों के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं
और इनका मुख्यालय कहाँ कहाँ है, संभागीय मुख्यालय, ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में, सामान्य परिचय के बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जिले। तो कितने जिले हैं भैया, 52 जिले हैं। कितने जिले हैं, 52 जिले हैं। और नवीनतम जिला कौन सा बना है, निवाड़ी बना है। क्लियर हो गया जहाँ तक की बात। विकास खंड की बात करें तो कितने हैं, 313। कितने, 313 जिले हैं, सॉरी कितने विकास खंड हैं, 313 विकास खंड है। क्लियर हो गया। चलो फिर हम देखते हैं तहसील। तो तहसील की संख्या कितनी है, 428। कितनी है, 428 तहसीलों की संख्या है। कहाँ, अपने मध्य प्रदेश में। क्लियर। ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश में कितनी है, तो 23,922। कितनी है, 23,922। कितनी है, 23,922 क्या है, ग्राम पंचायतें मध्य प्रदेश में है। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नगर निगम कितने हैं। तो वर्तमान में 16 नगर निगम है, 2 प्रस्तावित हैं। तो प्रस्तावित वालों को अभी आपके सामने नहीं रख रहा हूं क्योंकि फालतू में कंफ्यूजन होगा। तो अभी आप याद रखिए कि वर्तमान में कितने हैं, 16 हैं। जैसे ही वो प्रस्तावित वाले स्थायी तौर पर घोषित होंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। चलिए नगर पालिकाओं की बात करें तो नगर पालिकाएं कितनी है, बस भैया शतक से एक दूर है। कितनी, 99। कितनी नगर पालिकाएं हैं, 99 है। क्लियर हो गया। चलो कुल ग्राम की बात करें तो 54,903। कितनी है भैया, 54,903। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है भैया ग्राम तो 54,903 है, तो ग्राम पंचायतें का है इतना कम है 23,922। तो भैया कारण ये है कि एक ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक गांवों को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए ग्राम पंचायतों की संख्या कम और कुल ग्रामों की संख्या मध्य प्रदेश में अधिक है। क्लियर हो गया। प्रशासनिक स्थिति का जो सामान्य परिचय था वो स्पष्ट हो गया आपके लिए। चलिए अब आगे चलते हैं मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए। किसके बारे में देखेंगे, मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में। भैया राजनीतिक स्थिति की जब बात आती है तो 3 ही की तो बात करते हैं हम, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा विधानसभा। तो अब ये जो स्थिति है इसके जो आंकड़े हैं हम 2 तरीके से देखेंगे। एक तो अविभाजित मध्य प्रदेश की, यानी कि जब छत्तीसगढ़ का गठन नहीं हुआ था, और एक तब देखेंगे जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तब। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी थी, 16 सीटें थीं। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई तो उसको कितनी सीटें दे दी गई, 5 सीटें दे दी गई। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 11 सीटें। यहाँ तक की बातें क्लियर। चलो अब आते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी थी, 40 सीटें थीं। 11 सीटें अपने छोटे भाई छत्तीसगढ़ को दे दी गई। अब वर्तमान में कितनी है, 29 हैं। अब इन 29 सीटों में जो 6 सीटें हैं वो एसटी के लिए हैं। किसके लिए हैं, एसटी के लिए। और जो 4 सीटें हैं वो एससी के लिए हैं। किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। तो लोकसभा में कितनी सीटें टोटल आरक्षित हैं, 10 सीटें आरक्षित हैं। क्लियर। यहां से ये भी बात भी स्पष्ट हो गई। चलो अब हम देखते हैं किसके बारे में, विधानसभा के बारे में। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 सीटें थीं। भैया 90 सीटें कौन ले गया, हमारा छोटा भाई ले गया छत्तीसगढ़। तो जब ले गया तो हमारे पास कितना बचा, 230। अब इन 230 सीटों में से जो 47 सीटें हैं वो किसके लिए हैं, एसटी के लिए हैं। और 35 सीटें किसके लिए हैं, एससी के लिए हैं। तो इस तरीके से 320 सीटों में टोटल 82 सीटें आरक्षित हैं विधानसभा में। किसके लिए, एसटी एससी के लिए। और लोकसभा में 10 सीटें, कितनी, 10 सीटें। तो ये बात क्लियर हो गई, हुई कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से हमारी मध्य प्रदेश की प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्थितियों को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति के बारे में। ठीक है। चलिए अब मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति की बात करें तो जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, 1 नवंबर 1956 के पहले ये कहाँ था, 1 नवंबर 1956 के पहले जब राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ था तब इसका केंद्र कहाँ था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की राजधानी पार्ट ए की राजधानी नागपुर में था। लेकिन जैसे 1956 को राज्य का पुनर्गठन कर दिया गया तो 1 नवंबर 1956 के बाद ये कहाँ शिफ्ट हो गया, जबलपुर में। और जबलपुर में हाईकोर्ट का जो भवन है उसके वास्तुकार कौन है भैया, हेनरी इरविन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो हेनरी इरविन को तो 10 बार इनका नाम लगातार आप बोल लो, हेनरी इरविन जबलपुर हाई कोर्ट, हेनरी इरविन जबलपुर हाई कोर्ट, हेनरी इरविन जबलपुर
हाई कोर्ट, है ना। तो ये नाम आपके लिए स्थायी तौर पर अवचेतन मन में हो जाएगा। संबंधित प्रश्न जब कभी आपके सम्मुख आएगा, आपका अवचेतन मन तुरंत वहां से आंकड़ों को एक्सेस करके आपके सामने रख देगा। क्लियर है? चलिए, तो जो थोड़े जटिल और क्लिष्ट शब्द होते हैं उनको बार बार जुमा पर लेने से वो चीजें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। चलिए, अभी क्या है कि जबलपुर क्या है, बीचों बीच तो है नहीं मध्य प्रदेश के, एकदम कॉर्नर में है। तो जब कॉर्नर में है तो वहां से हमें समस्याएं होती हैं सभी तक न्याय की सहज पहुंच को सुनिश्चित करने में। तो ये जो न्याय की पहुंच है वो सभी तक सुलभ तरीके से, अच्छे तरीके से पहुंच सके, इसलिए हमने किसका निर्माण किया, खंडपीठों का। और मध्य प्रदेश की 2 खंडपीठें हमने बनाई है, एक तो इंदौर है और दूसरा कौन सा है, ग्वालियर। कौन सा, इंदौर और ग्वालियर। और इसकी स्थापना कब की गई, 1968 में। हाई कोर्ट 1 नवंबर 1956 को बना, लेकिन खंडपीठें कब बनी, 1968 में। कहाँ कहाँ बनी है, इंदौर और ग्वालियर में। और अगली कहाँ के लिए प्रस्तावित है, भोपाल के लिए। कहाँ के लिए प्रस्तावित है, भोपाल के लिए। तो मित्रों, इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का, किसका, सॉरी, मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के जो टॉपिक थे अहम, उनको हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। कौन कौन से टॉपिक हमने कर लिए, उपनाम हमने देख लिया, राजधानियां देख लिया, प्रतीक चिन्ह, प्रशासनिक स्थिति, न्याय की स्थिति। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, भौगोलिक स्थिति के बारे में। क्योंकि ये पांचों के पहले के टॉपिक एक साथ एक तरफ और अकेले ये भौगोलिक स्थिति की उपयोगिता अपने आप में एक तरफ है, इसलिए इसको हम बहुत बेहतर तरीके से, यकीन मानिए वाकई सामान्य परिचय में जहां आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सबसे ज़्यादा रोचक तथ्य मिलने वाले हैं, वो भौगोलिक स्थिति में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, भौगोलिक स्थिति में मिलेंगे। और इसको हम अब क्या करेंगे, डिटेल से देखेंगे। क्या करेंगे, डिटेल से देखेंगे। और इसके लिए हम पृथक से एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो सामान्य परिचय का ये पहला वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। ये देखिए, इस तरीके से भौगोलिक स्थिति का हमारा पूरा वीडियो रहेगा। किसका रहेगा, भौगोलिक स्थिति का पूरा वीडियो रहेगा। और इस वीडियो को हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम डिटेल से बढ़िया अच्छे से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।